आप ये भी समझिए कि यूनिकनेस क्यों अलग है। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताऊं, कभी कभी कोई आपके बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि हमें क्यों भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। अगर हम सिर्फ इस बात के लिए कहते हैं कि हम तो सब लोगों को अपनी संस्कृति पे गर्व होना चाहिए, ठीक है। कोई ये कहे कि हमें क्या ऐसी चीज है जो हमारे अंदर है जो दूसरे में नहीं, आप कहेंगे बहुत हम दयालु हैं, सहिष्णु हैं, अहिंसा है, तो कोई आपसे आर्ग्यू कर सकता है, ठीक है। बाकी जगह भी तो लिखा है, ये कोई फॉलो कर रहा है, कोई नहीं फॉलो कर रहा है। वैसे वो डिबेटेबल है कि बाकी जगह लिखा है कि नहीं लिखा, वो एक अलग बात है, मगर ये प्रचार तो यही है कि बाकी जगह लिखा है। अब मैं ये कहूं, और कहीं ना कहीं तो बाकी जगह लिखा ही है कि हाँ भाई सत्य का पालन करो, अहिंसा का पालन करो, दूसरे से हिंसा न करो। अब ऐसी चीज बताइए जो दूसरी जगह लिखी नहीं, सिर्फ हमारे यहां लिखी है। You all must have heard about Vedic mathematics. Have you ever heard of mathematics as a part of religious text anywhere in the world? ये सिर्फ हमारे यहाँ। You all have heard about Ayurveda. Yes. The medical science as a part of Vedas. Have you ever heard about the medical science as a part of the religious text? ये सिर्फ हमारे यहाँ और किसी के। ये हमें दुनिया में सबसे अलग और सबसे अद्भुत बनाता है। और इतना ही नहीं, दूसरी जगहों में आई डू नॉट वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनीबडी, बट कहीं लिखा है कि धरती केंद्र में है, सूर्य चक्कर काटता है, कहीं लिखा धरती चपटी है। और उन लोगों ने हमें समझाया है कि हम अनसाइंटिफिक हैं, जबकि हमारे वो पंडित जी के पंचांग से जो निकलता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की डेट और नासा की ऑब्जर्वेटरी की डेट में कभी फॉरगेट अबाउट द डेज के आवर से मिनट्स में भी कोई अंतर आया है? इतना हमारा स्ट्रक्चर्ड एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन जो कि उससे निकलता है रिलीजियस टेक्स्ट से, इतना परफेक्ट साइंटिफिक है, और उसके बाद हमें समझाया जाता है कि हम अनसाइंटिफिक। दुनिया में कहीं भी आपको दूसरी जगह इस ढंग का नहीं मिलेगा। अब तीसरी चीज, हम क्यों यूनिक हैं? बाकी जगह जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इंडिया बिगेस्ट डेमोक्रेसी नहीं है, ओल्डेस्ट भी है। ये डेमोक्रेटिक थॉट कहां से आता है? बाकी जगह कहीं भी डेमोक्रेसी की सीमा राजकाज तक है। जैसे ही धर्म मजहब का मामला आ जाए, नो डेमोक्रेसी कह दिया गया, सुन लो, इसके अलावा चू चपड़ नहीं करना, इफ एंड बट नहीं। कोई कहेगा कि अगर तुमने जो पूछा गया सर्मन प्रीसेप्ट है उस पर कोई इफ एंड बट किया नरक में जाओगे, निकाल दिए जाओगे। और कोई दूसरा तो कहता है कि कुछ और किया तो सर काट दिया जाएगा। सिर्फ हमारे यहां धर्म ग्रंथ पर शास्त्रार्थ का प्रावधान, ठीक है। मेरा इंटरप्रिटेशन ये है, आपका इंटरप्रिटेशन ये। आइए डिस्कस करते हैं। एक ही श्लोक है जिसका अद्वैत का शंकराचार्य का एक इंटरप्रिटेशन है, तो रामानुजाचार्य का द्वैत का दूसरा इंटरप्रिटेशन है, तो निर्मार्गाचार्य का विशिष्टाद्वैत का तीसरा इंटरप्रिटेशन। तो लॉजिक एंड डिस्कशन अलाउड ऑन रिलीजियस टेक्स्ट, जो सिर्फ हमारे यहाँ। अब अगली बात, दुनिया में किसी भी संस्कृति, सिविलाइजेशन या रिलीजन में महिला को रिलीजियस टेक्स्ट पे कमेंट्री करने का हक नहीं है, सिर्फ सुनने का हक है। हमारे यहां वेदों में 20-22 विदुषी महिलाएं हैं। अपाला, लोकमुद्रा, गार्गी, मैत्री, जिन्होंने डिस्कशन किया है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ, संध्या ने वेदातिथि के साथ डिस्कशन किया है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, दुनिया में कोई दूसरा कल्चर बताओ जिसमें किसी रिलीजियस हेड और स्पिरिचुअल हेड के साथ डिस्कशन करने का अधिकार रिलीजियस टेक्स्ट के ऊपर महिला को दिया गया। सब पुराने लोगों को ध्यान होगा, दोज हु आर फर्स्ट जनरेशन इंडियन मस्ट बी नोइंग, सबसे फेमस शास्त्रार्थ कौन सा है? आचार्य शंकराचार्य और मंडन मिश्र। एंड हु वाज द जज ऑफ दैट शास्त्रार्थ? मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती। फिर मैं चैलेंज करके कहता हूं, पहले तो कोई ऐसी सिविलाइजेशन बताइए जो रिलीजियस टेक्स्ट पे डिस्कशन की परमिशन देती हो, और डिस्कशन में सेकंड पॉइंट औरत को पार्टिसिपेट करने का मौका देती हो, एंड थर्ड औरत को चीफ जस्टिस बनने का मौका देती है। और उसके बाद हम कहते हैं साहब हम इक्वलिटी के अगेंस्ट हैं। देखिए कितनी सुंदर बात बताई है। और फिर मैं थर्ड बात कहता हूं, ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं, मदर्स डे अभी गुजरा है, सबके दिमाग में बात है। किसी भी सिविलाइजेशन की सबसे हाईएस्ट जो थॉट है वो क्या होता है कि उस सिविलाइजेशन ने ईश्वर की क्या परिकल्पना। एंड विद ड्यू ह्यूमिलिटी आई वुड लाइक टू से, इन ऑल द सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड ईश्वर सिर्फ पुरुष है। स्त्री तत्व का कोई स्थान ईश्वर में नहीं है, सिर्फ इंडिया के अलावा, जहां हमारे यहां अर्धनारीश्वर की परिकल्पना। शंकर जी का आधा स्वरूप स्त्री है, आधा स्वरूप पुरुष है। और देखिए वो कल्पना ऐसे नहीं कि कोई सिंपल सी चीज है,
उसका आपस में रिलेशन क्या है इतना अच्छा डिफाइन किया गया है। वो कालिदास ने रघुवंश के पहले श्लोक में लिखा है कि वागार्थमि संप्रक्तो वागार्थमि प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। इसका अर्थ यह हुआ कि जगत के पिता पार्वती और परमेश्वर के बीच का वह अर्धनारीश्वर स्वरूप मिलकर उस प्रकार से बनता है जैसे वाक और अर्थ, यानी शब्द और अर्थ जिससे मिलकर कविता बनती है। अब कविता के लिए दोनों जरूरी है। अगर खाली शब्द होगा तो कविता का कोई अर्थ नहीं होगा, और यदि अर्थ होगा तो व्यक्त करने के लिए जब तक शब्द नहीं होगा तो कविता नहीं बनेगी। इसलिए वाक अर्थ संप्रक्त हो, यानी वाक और अर्थ को मिलकर जैसे बनते हैं उस प्रकार से यह अर्धनारीश्वर का स्वरूप बनता है। तो आप सोचिए कि पहले किस ढंग की इक्वलिटी की बात कही। अच्छा चलिए, आप कहेंगे वो कॉन्सेप्चुअल इक्वलिटी, पहले तो मैंने ये फैक्चुअल बता दिया। इसके बाद आइए अब सोसाइटी में, इफ आई आस्क यू वर्ल्ड की हिस्ट्री में रूल करने वाली पहली महिला रूलर कौन थी? एक्चुअली हम लोगों हिस्ट्री भी ऐसी पढ़ी है कि हम लोगों को ध्यान ही नहीं आता। मैक्सिमम किसी को ध्यान आएगा, रजिया सुल्तान ध्यान आएगा। अच्छा वो भी इंसिडेंटली अगर हुई तो भारत नहीं हुई, वो एक अलग बात है। 4th सेंचुरी में गुप्त काल के प्रभावती गुप्त ने 4वीं शताब्दी में शासन किया, गुप्ता एम्पायर के समय। उसके बाद हमारे यहां लाइन लगा के अहिल्याबाई होलकर, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, रानी दुर्गावती से लेकर रानी लक्ष्मीबाई हुई। मिडीवल एज में मैं चैलेंज करके पूछता हूं कितनी हुई बताओ भाई वहां? मिडीवल एज में रूलर्स बताइए ना, वर्ल्ड में कितनी हुई? ऑन द कॉन्ट्ररी 16th और 15th सेंचुरी में यूरोप में विचक्राफ्ट एक्ट था, किसी भी औरत को चुड़ैल घोषित करके जला दो। एंड यू नो टिल विच ईयर द विचक्राफ्ट एक्ट रिमेन्ड इन वोग? द लास्ट केस रजिस्टर्ड इन विचक्राफ्ट एक्ट वाज इन 1952। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रिपील किया उस एक्ट। वो एग्जिस्टेंस में था, एक आदमी ने जाकर उसमें शिकायत कर। अब आइए अमेरिका में है, वोटिंग का राइट कब मिला महिलाओं को? 1919 में, और हमारे यहां उससे पहले रानी रूलर रह चुकी। अब वो सब लोग, अब 1947 में जिस दिन देश बना उसके बाद तो सबको वोटिंग राइट था। यूरोप के तमाम कंट्रीज जिसमें कि स्विट्जरलैंड है, उसके कई कैंटन्स में 1990 में जाके वोटिंग राइट था। सऊदी अरब में अब जाके वो मिला है राइट की कार चला सकते। मोदी जी की सरकार ने आने के बाद ये ट्रिपल तलाक, तो आप लोगों को ध्यान हो, एक मेहरम की परंपरा थी। मेहरम आप लोग जानते हैं क्या था? कि इफ ए लेडी वांट्स टू गो टू हज तो किसी पुरुष के साथ ही जा सकती है, अकेले नहीं जा सकती। यानी अगर मां बेटी चाहे कि हमें जाना है, या 4 महिलाएं एक साथ करके जाना चाहें, नॉट अलाउड। दे कैन गो ओनली अंडर द ऑब्जर्वेंस ऑफ ए मेल। वो हम लोगों ने खत्म किया। अब आप सोचिए, जिनकी हिस्ट्री चुड़ैल कह के जलाने से लेके और इस प्रकार की थी, उन सारे ज्ञानदेव पांडे ने हमको ज्ञान दिया है कि हम जो थे इक्वलिटी के खिलाफ थे। और आज भी देखिए, मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं, कई बार बहुत सारे फैक्ट्स हमारे सामने हैं और हमें उसको दूसरे रूप में दिमाग में बैठा दिया जाता है।